नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज का जो पेपर प्रैक्टिस है वो उत्तराखंड पीसीएस का जो 2022 का एग्ज़ाम था उसका पार्ट 4 है और इससे पहले की जो वीडियोज है वो आपको प्लेलिस्ट में सामान्य अध्ययन वाले सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए आज का पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। पार्ट 4 क्वेश्चन है, एचवीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? गैस पंपिंग स्टेशन। तो राइट आंसर देखो, आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। अब क्यों हटाया इसका बताएंगे। ऑप्शन ए आंवला, आंवला नहीं है, ये हिंदी में गलत हो गया, अनोल है इसका नाम ये प्रश्न। बी है औरैया, सी है बाबराला, डी है गुना। तो ये चारों ही एचवीजे गैस पाइपलाइन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आयोग ने ये क्वेश्चन शायद क्यों हटाया, यही कारण रहा होगा। तो ये आंवला नहीं है, ये मिसप्रिंट हो रखा है आयोग के द्वारा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एचवीजे गैस पाइपलाइन, एच का मतलब होता है हजीरा जो कि गुजरात में है, वी का मतलब होता है विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, और जे का मतलब होता है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। विजयपुर मध्य प्रदेश में हो गया। क्या उद्देश्य था इसका? उत्तर प्रदेश के उर्वरक संयंत्रों को गैस पाइपलाइन से जोड़ना था। जो उत्तर प्रदेश के उर्वरक संयंत्र हैं उनको किससे जोड़ना था? गैस पाइपलाइन से जोड़ना था। इसका निर्माण कार्य 86 ईस्वी में शुरू होता है। प्रारंभ में कितने किलोमीटर का था ये? हजीरा से लेकर जगदीशपुर तक कितने किलोमीटर था? 1700 किलोमीटर तक था। बाद में क्या होता है, इसकी और शाखाएं जोड़ी गई, जैसे हरियाणा, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। तो इसकी जब और शाखाएं जोड़ी गई तो अभी फ़िलहाल एचवीजे का जो कुल किलोमीटर है, लंबाई है 3474 किलोमीटर हो गई है। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने की जिम्मेदारी दी गई थी गेल को। जैसे कि आप जानते हैं गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, महारत्न कंपनी है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1984 ईस्वी में। ठीक है, गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में। यह भारत, देखो ये क्या है, क्या बोलता है यहाँ पे, यह भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, जो नेचुरल गैस है गेल क्या करता है, उसको प्रसंस्करण करता है यानी प्रोसेसिंग करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वितरण करता है। ठीक है, तो ये देखा आपने एचवीजे गैस पाइपलाइन के बारे में। तो अगर आपने पढ़ा होगा, अब किसी भी स्टेट में इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा जनरल स्टडीज़ के रूप में, जनरल नॉलेज के रूप में, तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कौन से? जैसे एसएससी ये वाले क्वेश्चन, मध्य प्रदेश था इसका आंसर, एचवीजे, वी का मतलब क्या था? विजयपुर था। ठीक है, ये क्या हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? देखो, लिंगानुपात वाले क्वेश्चन तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंटर में कोई वैकेंसीज आती हो या स्टेट में जैसे यूपी, बिहार, उत्तराखंड जो भी है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बस यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ लोक सेवा आयोग ने क्या कर दिया, उसने लिंगानुपात, आपने केरल तो रटा होगा लेकिन उन्होंने केरल को हटा दिया है। केरल के बाद जो राज्य है उसको उनका नाम डाल दिया है। तो यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु के बाद जो राज्य आता है वो आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो हैं, पहला आता है आपका किसका? केरल का आता है। इसको याद कर दिया आप, 1084। केरल का क्या है? 1084। उसके बाद पांडुचेरी आता है। अगर राज्य की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़ का नंबर सर्वाधिक लिंगानुपात में। याद रखेंगे इसको, पहला केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब सबसे कम लिंगानुपात भी देख लेते हैं। सबसे कम लिंगानुपात सबको पता होगा कि किसका होगा? हरियाणा का। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, हरियाणा का कितना है? 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर अब 2011 का डाटा है ये, अब लद्दाख अलग हो गया है तो इसका डाटा तो नहीं है। हरियाणा के बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद क्या है? सिक्किम का, फिर है पंजाब। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात में सिक्किम भी है, याद रखना, सिक्किम से उसके बाद है पंजाब। और ये मज़ेदार बात तो ये है कि जो चंडीगढ़ है उसके हरियाणा से भी कम लिंगानुपात है। याद रखें,
केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है? चंडीगढ़ का, फिर है दिल्ली का, फिर है अंडमान निकोबार का। है बात समझ में? तो अगर राज्य दिए होंगे तो आप हरियाणा, सिक्किम और पंजाब को याद रखेंगे, और केंद्र पर राज्य नहीं लिखा होगा और चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान इनमें से किसी का नाम होगा तो पहले इनको वरीयता देना पड़ेगा। ठीक है, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, उसके बाद हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो राइट आंसर क्या था इसका? ऑप्शन ए राइट आंसर था इसका तिलंगचोंग क्या है? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो यहाँ पे आपके सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, देखेंगे लक्षद्वीप, आप जानते होंगे कि लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। क्या हो जाता है? 36 द्वीपों का लक्षद्वीप एक समूह है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत के किस किनारे पे है? ये भारत का ये वाला तट है, तो पश्चिमी किनारे पे यहाँ पे लक्षद्वीप के बहुत सारे द्वीप हैं। है बात समझ में? ये है 36 द्वीपों का एक समूह है पश्चिमी किनारे पे। सबसे उत्तरतम जो द्वीप है उसका नाम है चेतलत द्वीप। क्या नाम है उसका? चेतलत द्वीप। चेतलत के पश्चिम में है बित्रा द्वीप, और बित्रा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि सबसे छोटा द्वीप है। सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप में कौन सा है? बित्रा द्वीप। ठीक है, चेतलत द्वीप के नीचे आता है, यहाँ पे है एक, उसका नाम क्या है? अमनदीवी द्वीप। अमनदीवी द्वीप है। ठीक है, उसके फिर दक्षिण में आता है कदमत द्वीप। क्या नाम आता है? कदमत द्वीप यहाँ पे है। और कदमत द्वीप के सबसे दक्षिण में क्या आता है? कवारती द्वीप। यही एडमिनिस्ट्रेशन कार्य होते हैं लक्षद्वीप के। तो ये कौन सा द्वीप है? करावती द्वीप। करावती द्वीप के पश्चिम में आएंगे आप तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा? अगाती द्वीप पश्चिम में, और करावती द्वीप के पूर्व में एंड्रोट द्वीप आएगा। इनका नाम रखेंगे। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से द्वीपों का क्रम। सबसे छोटा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट द्वीप। बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट द्वीप। और एंड्रोट द्वीप के नीचे आएगा आपका कल्पेनी द्वीप, और करावती और अगती द्वीप के दक्षिण और मध्य में क्या आएगा? कार्डमम द्वीप। तो इन द्वीपों को क्रम से आप याद रख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि इनका क्रम बताइए, कौन सा द्वीप कहाँ पे है, तो फिर आपके लिए यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो इसे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कल्पेनी द्वीप, और उसके बीच कल्पेनी द्वीप के बाद आता है 9 डिग्री चैनल। अब इंपॉर्टेंट आ गया, 9 डिग्री चैनल आता है कल्पेनी द्वीप के बाद, और उसके 9 डिग्री चैनल के बाद आता है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय भी किसके भी क्या है? ये लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है मिनिकॉय। अब कई किताबों में लिखा है कि मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ता है। भाई मिनिकॉय तो लक्षद्वीप के अंदर आता है, तो कहाँ से जोड़ेगा उसने? तो मिनिकॉय मुख्य लक्षद्वीप को जोड़ेगा। ठीक है, जो 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और मुख्य जो लक्षद्वीप है करावती, जो इसका क्या है प्रशासनिक कार्य जहाँ से होते हैं, तो ये मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है, तो उसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब मिनिकॉय के बाद आता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय के बाद 8 डिग्री चैनल आता है, और 1 डिग्री चैनल के ठीक नीचे क्या है? मालदीव। तो मालदीव को मिनिकॉय से कौन जोड़ता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपका लक्षद्वीप से संबंधित लगभग सारे प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 4 एग्जाम में बताया, ये तो मैं 20 एग्जाम में बता दूंगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से, लेकिन समय की कमी है तो केवल 4 एग्जाम में मैंने बताया। बिहार पीसीएस में बताया, यूपीएससी के द्वारा असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा गया था, यूपीएससी के द्वारा बिहार पीसीएस में, एमटीएस में, उत्तराखंड पीसीएस ने 2 बार पूछ लिया। तो ये प्रश्न देखो, अब इस प्रश्न को मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, CWG। ठीक है, अब अभी केवल आपको क्या देखना है कि कोपेन ने कितने वर्गों में बांटा था भारत की जलवायु को। चलिए यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा मैप बनाते हैं भारत का, और उसके बाद प्रयास करेंगे बताने का। ठीक है,
तो साथियों मैंने यहाँ पे भारत का मैप थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया है। अब देखेंगे कि कोपेन ने भारत के जलवायु वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखते हैं कर्क रेखा कहाँ से कहाँ तक गुजरती है। तो कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर से आप लोग इसको बांट देंगे इस प्रकार से। कैसे? यहाँ से बांट देंगे और यहाँ से ऊपर से और इस प्रकार से, ठीक है। अब जो ये भाग आपने बांटा उसको डाल दो यहाँ से ठीक नीचे, इस लाइन से पूरा जो नीचे है वो ए प्रकार का होगा, ठीक है। ए लिख दो यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि राजस्थान वाले क्षेत्र से इसको इस प्रकार से लेके जाओ और ये यहाँ तक, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब उत्तर भारत में इस वाले क्षेत्र को यहाँ से मिला दो, ठीक है। उत्तराखंड से थोड़ा ऊपर और यहाँ से घुमा के ले जाओ इसे अरुणाचल प्रदेश। अब देखेंगे इसे हम डॉट डॉट करके भी दिखा देंगे इसको पूरा का पूरा इस प्रकार से हम लोग इसे डॉट डॉट करेंगे और ये हो जाएगा आपका सी प्रकार, ठीक है। अब देखेंगे हम इसे करते हैं हम इस प्रकार से, ये आपका बी प्रकार। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश के उत्तर वाला हिस्सा क्या आ गया आपका डी प्रकार। अब लास्ट में आता है आपका ई प्रकार, ये पीले में मैंने कर दिया इसको ई। साथियों अब आपका स्पष्ट हो रहा होगा कि कोपेन ने भारत के जो जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा, ए बी सी डी और ई प्रकार में, ठीक है। अब क्या होगा कि एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरी बंगाल वाला क्षेत्र या गंगा के जो किनारे वाला जो क्षेत्र है, गंगा के मैदानी वाला भाग या किसी भी क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको पता हो जाएगा कि ए किस अक्षर से शुरू होता है। अगर दक्षिण भारत में कहीं पे भी पूछा गया है तो आप ए से शुरू करेंगे, या राजस्थान से पूछा जाएगा तो आप किससे शुरू करेंगे? बी से। कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले रीजन को पूछेंगे तो ई से शुरू करेंगे। तो आप प्रश्न में देख रहे होंगे कि ऑप्शन ही इतना आसान दे रखा है, तो आपको पहले अगर इतना भी लॉजिक अगर आपको पता है तो आप CWG कर देंगे, ऑप्शन से ही आप कर देंगे। अब इसको भी उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। ए को क्या कैटेगरी में बांटा दिखेंगे, ये वाला क्षेत्र, पूर्व वाला क्षेत्र आप देखेंगे इसको भी अलग कैटेगरी में बांटा और इसको AS कहा गया। आई बात समझ में? AS कहा गया। ये कौन सा वाला क्षेत्र है? जहाँ पे लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और केरल वाला जहाँ से मानसून आता है, आप देखते होंगे केरल वाला तट, केरल और तमिलनाडु वाला पश्चिमी तट, इसको क्या नाम दिया? AMW, ठीक है। अब एग्जाम में पूछता है कि जो तमिलनाडु का एक एग्जाम में पूछा गया था कि तमिलनाडु का कोरमंडल तट को किस से डोनेट किया है, मतलब किससे दर्शाया गया है, तो AS था इसका आंसर, ठीक है। और जो बाकी बच गया इसे AW कर दो, ठीक है। AMW, AS, AW हो गया क्लियर। इसको कर दो CWG, इसको कहीं नहीं बढ़ना, ये हो गया आपका CWG। ऊपर वाला केवल D रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये हो गया यहाँ पे, जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे मेघालय वाला क्षेत्र, तो मेघालय वाला क्षेत्र भी किस में आएगा? AW में आएगा, ठीक है। मेघालय वाला क्षेत्र भी AW में आएगा। ये बात समझ में? अब जो ये वाला क्षेत्र, अब आप जानेंगे जो यहाँ पे राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाले क्षेत्र को आप उन्होंने 2 भागों में बांटा, एक था BWH और दूसरा था BSHW। BWH को गर्म मरुस्थल कहा और BSHW को इन्होंने शुष्क स्टेपी जलवायु की संज्ञा दी। ये कौन सा है? शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, शुष्क शीत ऋतु होती है और मानसून प्रकार का है। और सी कौन सा वाला क्षेत्र है? ये हमारा गंगा वाला क्षेत्र। डी वाला DFC किसको बोला उन्होंने? लघु ग्रीष्म वाला। DFC लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, तो उसको किस अक्षर से डिनोट किया इन्होंने? DFC। और ध्रुवीय प्रकार, आपको जानते होंगे ध्रुवों पे बर्फ रहती है, तो वैसे हमारे यहाँ पे बर्फ कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। तो ध्रुवीय प्रकार ई वाला, ई अक्षर से इन्होंने क्या किया? दर्शाया है।
साथियों, ये था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में कितने प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देख लीजिए आप, और इसे स्क्रीनशॉट मार के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? ये उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न हो गया, लेकिन ये जनरल स्टडीज़ में उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा सकता है या किसी और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय, आपने देखा होगा उत्तराखंड वाली जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें भी आपने देखा, तो ये उत्तराखंड का मैप है, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये उत्तराखंड का मैप है, थोड़ा सा शॉर्टकट। तो सबसे ये उत्तरकाशी वाला क्षेत्र है, ये चाइना से लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका चमोली, ये भी चाइना से लगता है। फिर पिथौरागढ़ आता है, और ये उत्तर में चाइना से लगेगा और यहाँ से नेपाल से लगेगा। तो क्या 1 2 3 तो ये हो गए। चौथा क्या है आपका, ये है चंपावत। ठीक है, चंपावत। और ये लास्ट आपका आता है कौन सा, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, 5 जो जनपद हैं वो किससे मिलता है, इनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। साथियों, आप देखेंगे कि उत्तराखंड से जो 2 स्टेट लगते हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो उनके कौन कौन से जिले उत्तराखंड की सीमा से मिलते हैं। तो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आने वाले, जो उत्तराखंड का जो पेपर आएगा आपका, उसमें इस प्रकार के प्रश्नों की पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो माना ये उत्तराखंड का मैप आपने देखा होगा, अच्छे से नहीं बन पाया जल्दीबाजी में। तो अब पश्चिम में जो सबसे पहले हिमाचल लगता है, तो हिमाचल का जो ये वाला होगा, इसका नाम है सिरमौर। सिरमौर जिला, हिमाचल का सिरमौर जिला लगेगा। उसके बाद लगेगा शिमला, और फिर लगेगा किन्नौर। कौन सा जिला, किन्नौर। तो 3 जिले उत्तराखंड की सीमा से मिलेंगे। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीमाएं। तो उत्तर देखेंगे तरतीबवार। सबसे पहले यहाँ पे लगेगा सहारनपुर। उसके बाद लगेगा मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर लगेगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर लगेगा। फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद यहाँ पे वाला क्षेत्र है, क्या है, क्या नाम है उसका, बिजनौर के बाद आता है आपका रामपुर, जो रामपुर कांड हुआ था, रामपुर के बाद क्या आता है, बरेली, मुजफ्फरनगर। बिजनौर के बाद रामपुर नहीं आएगा यार, मुरादाबाद के बाद आएगा मुजफ्फरनगर, फिर यहाँ पे आएगा मुरादाबाद, जहाँ पर रामपुर बोला मैंने, यहाँ पे मुरादाबाद आएगा, फिर आएगा रामपुर, फिर बरेली, और लास्ट में आएगा पीलीभीत। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में सबसे पूर्वी जिला कौन सा लगता है, तो ये आएगा पीलीभीत। ठीक है, तो कितने हो गए, सहारनपुर 2 3 4 5 6 7 जिले उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाती है, टच करते हैं। ठीक है, तो आपने ये जाना। अच्छा, एक ये प्रश्न है 71 72 73, यार ये मिस प्रिंट, पता नहीं इसका क्या अर्थ होता होगा, ये उर्दू में पता नहीं क्या हो गया है प्रिंट करते हुए। तो ये प्रश्न है 71 72 73, ये उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जिन छात्रों का उत्तराखंड से संबंधित कोई प्रश्न पेपर नहीं होगा तो फिर वो क्यों पढ़ेंगे इसको, है ना, तो लास्ट में इसको बताएंगे। अगला प्रश्न है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है। ऑप्शन है उप अल्पाइन क्षेत्र वनों में, शीतोष्ण कटिबंध वनों का, उपोष्ण कटिबंध वनों का, और डी है शीतोष्ण कटिबंध वनों का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उपोष्ण कटिबंधीय वनों का। अच्छा, वनों के अगर प्रकार देखें तो यहाँ पे सीरियल वाइज ये वनों का नाम दे रखा है। इनके ऊंचाई के आधार पर इन वनों का क्रम क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय वन सबसे पहले आते हैं। ठीक है, उस उपोष्ण कटिबंधियों के बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध, जहाँ पे कि क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, समझ रहे हैं, जहाँ पे ना तो गर्मी होती ज़्यादा ना तो ठंडी ज़्यादा होती है, ये हो गया। उसके बाद आता है शीतोष्ण, उसके बाद उप अल्पाइन वन, सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन। तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधों पे, साल, सेसम, साल हो गया, सैमल हो गया यार, साल, सैमल, हल्दू हो गया, खैर हो गया, बांस हो गया। शीतोष्ण कटिबंध में आता है देवदार, ओक, वर्च और शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, अब ओक आ गया, ये ओक, ये बांज है जो उत्तराखंड में बहुत ही महत्व स्थान रखता है भाई, बांज का।
ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है बांज का। तो ओक को बांज भी बोलते हैं। तो कई एग्जाम में पूछा गया है कि बांज किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो गया शीतोष्ण कटिबंध में। अगला है शीत शीतोष्ण में चीड़ के। अब ये शंकुधारी वन शीत शीतोष्ण में भी पाए जाते हैं, याद रखना। यहाँ पे तो पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पे भी पाए जाते हैं। उप अल्पाइन वन में क्या है, स्प्रूस हो गया। उप अल्पाइन में क्या क्या हो गया आपका, हो गया स्प्रूस हो गया, फर हो गया, भोजपत्र हो गया। तो ये आपके वनों के बारे में हमने बताया डिटेल से, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछ लिया हो गया, सेंटर के, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जनरल नॉलेज में, जनरल स्टडीज़ का जो टॉपिक रहा होगा। तो यहाँ पे कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अभ्रक मंडी भी कहते हैं कोडरमा को, याद रखना, कोडरमा को अभ्रक मंडी भी कहते हैं। झारखंड में है ये। इसका देखते हैं, पहले तो लौह अयस्क के बारे में जानेंगे। लौह अयस्क हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले हमारा पाया जाएगा बेलाडीला की खान, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क पाया जाता है। उड़ीसा का गुरु महिषानी जो पहाड़ी है, जो बादाम पहाड़ी है, क्योंझर है, बनोई है। उड़ीसा में गुरु महिषानी है, बादाम पहाड़ी है, क्योंझर है और बोनाई है। ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। कर्नाटक में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे आपके? कर्नाटक में बेलारी जिला का हॉस्पिट, बेलारी एक ज़िला है, वहाँ पे उसका हॉस्पिट एक जगह है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। चिकमंगलूर जिले का बाबा बुदन पहाड़ी, याद रखना, ये बादाम पहाड़ी है कहाँ है? उड़ीसा में। अब बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। कुंद्रेमुख की खान आपने सुना होगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? कर्नाटक में है। तमिलनाडु का सलेम, तमिलनाडु का जो सलेम क्षेत्र है वो आपके लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो बाबा बुदन कर्नाटक में है, और बादाम कहाँ खाएंगे? उड़ीसा वाले खाते होंगे ये बादाम। तो जो भी है ये आपका हो गया ये चीज़ें। आगे चलते हैं। जिप्सम, जिप्सम इसे सेलेनाइट भी कहा जाता है। जिप्सम को क्या कहा जाता है? सेलेनाइट भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम काम आता है, और 90% भारत का जो 90% जिप्सम है वो राजस्थान से ही प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाएगा, 95% उत्पादन राजस्थान करता है। अब देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ कहाँ मुख्य रूप से मिलता, तो बहुत जगह है, लेकिन जो मुख्य रूप से है, एक उड़ीसा हो गया, आपका झारखंड हो गया, और एक हो गया तमिलनाडु। उड़ीसा का कौन से क्षेत्र आएंगे आपके उड़ीसा में? जैसे बोलागिर हो गया, उड़ीसा में बोलागिर और संबलपुर, ठीक है, उड़ीसा में बोलागिर और संबलपुर। झारखंड में पलामू सर्वोत्तम किस्म का बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड का जो पलामू है वहाँ सर्वोत्तम किस्म का क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट पाया जाएगा। तमिलनाडु में सिवरॉय की पहाड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। सिवरॉय की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, तो वहाँ हमें बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और है, काला हांडी और कोरापुट, ये है कहाँ? उड़ीसा में। काला हांडी और कोरापुट ये भी आपके उड़ीसा में है, और वहाँ से आपको क्या मिलता है? बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग है, किसे कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग? अच्छा, अगर पिट्सबर्ग की बात करें तो पिट्सबर्ग कहाँ है? अमेरिका का, यूएसए का एक शहर है, जहाँ पे इस्पात निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे लौह इस्पात है यहाँ पे, ठीक है, और लौह इस्पात है तो फिर इसके लिए पिट्सबर्ग यूएसए का बहुत प्रसिद्ध है। तो भारत में भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर लौह इस्पात के बहुत ज़्यादा कारखाने हैं, तो वो है जमशेदपुर। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे कहेंगे? जमशेदपुर को कहेंगे। अगर बात करें जो टिस्को की स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी टिस्को की स्थापना? 1907 ईस्वी में। कहाँ हुई थी टिस्को की स्थापना? क्या नाम था उसका यार? उसका पुराना जमशेदपुर में ही हुई थी। इसका पुराना नाम क्या था? याद नहीं आ रहा क्या नाम था इसका, चलो याद नहीं आ रहा, पर कहाँ हुई थी? जमशेदपुर में ही हुई थी 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना, ठीक है। सिरसा में ही हुई थी क्या? सिरसा ही नाम था क्या इसका? थोड़ा देख लीजिए आप, मुझे सिरसा जैसा नाम याद आ रहा। तो टिस्को की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में, इसका पुराना नाम कुछ और था, सिरसा ही रहा होगा शायद। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध
किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला जो बांध है वो हमारे किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर स्थित है। आइए जानते हैं कि नर्मदा, सोन और केन नदी पर कौन कौन से बांध हमें बनाए गए हैं। नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ओंकारेश्वर बांध भी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। महेश्वरी बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर है। इसके बाद इंदिरा सरोवर बांध भी कहाँ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद सोन नदी पर कौन से बांध है? बाणासागर बांध, क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाणासागर बांध। इंद्रपुरी बैराज कहाँ पे है? सोन नदी पर है। रिहंद नदी की सहायक नदी है, जो रिहंद नदी बहती है उसकी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। आगे चलते हैं केन नदी। केन नदी में जो महत्वपूर्ण बांध है वो गंगाऊ बांध है, ठीक है। और बेतवा नदी पर जो बांध है राजघाट बांध, माता टीला बांध। माता टीला और राजघाट बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर राजघाट और माता टीला, रामा, राजघाट और माता टीला। केन गंगाऊ, और ये दोनों केन और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। आई बात समझ में? अच्छा, अगर बात करें ये निकलती कहाँ से है? नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है? लिखा है कहीं पे? नहीं लिखा है। ये कहाँ से निकलेगी? ये निकलती है अमरकंटक से निकलती होगी। हाँ, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा नदी पश्चिम की ओर चले जाती है, जो कि अरब सागर में गिरती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, और सोन नदी वहाँ से उत्तर की ओर चली जाती है, ठीक है। ये गंगा की सहायक नदी हो गई, ठीक है। तो ये निकलती है अमरकंटक से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, उसके बाद समय समय पर कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन होते गए, जिसमें एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो हुआ था कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। क्या इस अधिवेशन में होते हैं? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की क्या क्या मांगें थी, आइए देखते हैं। जो गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करना, आपने देखा होगा कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर के अलावा कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं गया था। आई बात समझ में? जो गोलमेज सम्मेलन होना था लंदन में ही होना था ना ये गोलमेज सम्मेलन, तो वहाँ पे कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं गया था। 1930 ईस्वी में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो इस लाहौर अधिवेशन में ही ये घोषणा कर दी गई थी कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य था, ये क्वेश्चन तो आ ही रखा है। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य था। एक और इम्पोर्टेंट था, जो लाहौर अधिवेशन में क्या तय कर दिया था कि कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन का दायित्व सौंपा गया। जो 12 मार्च 1930 ईस्वी से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है ना, कब से होता है? 12 मार्च 1930 ईस्वी से गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, दांडी मार्च यात्रा। कितने लोग गए थे इसमें? 78 लोग। उत्तराखंड से भी थे इसमें, दो थे या 3 थे? मेरे ख्याल से 2 थे। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुई थी योजना, कब बन गई थी इसकी? लाहौर अधिवेशन में इसकी कार्य योजना बन गई थी। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को मनाने का लक्ष्य। अच्छा, स्वतंत्र अब ये क्या था, उसमें एक और लक्ष्य रखा गया था लाहौर अधिवेशन में, जो हमारा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया। इसीलिए तो हमारा संविधान बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को ही क्या हो गया था? 26 जनवरी को क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? यही तो कारण था। तो वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में ही हमने डिसाइड कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो ये था भाई लाहौर अधिवेशन में। केवल एक ही काम नहीं हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी मांग हुई थी। यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता के अलावा भी इन चीज़ों को गोलमेज सम्मेलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन और स्वतंत्रता दिवस मनाने का 26 जनवरी को ये लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 24 जनवरी 1950 को। कुछ और डेट भी दे रखी है इसमें, तो इसको भी देख लेते हैं भाई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। और
13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। एग्जाम में पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकृति मिली, ये मिली थी आपकी कब, 12 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को हमारी स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी, 12 जनवरी 1947 को। आई बात समझ में। 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अपनाया। भारत ने संविधान को कब अपनाया, 26 नवंबर 1949 को। और यही कारण है कि जब भारत ने संविधान को अपनाया तो यहाँ पे 284 सदस्यों ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया गया था, 284 सदस्यों के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी दिन को हम राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस को, 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम क्या दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, यही कारण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारत के मानवाधिकार के बारे में तो यार आप लोग जानते ही होंगे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे मानवाधिकार आयोग के, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुई थी, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। अच्छा, मानवाधिकार संरक्षण आयोग एक्ट, जो एक अधिनियम आया था, वो कब आया था, 1993 में आया था। ठीक है, तो आप इसे जान पाएंगे। अभी समय काफ़ी हो गया है तो फटाफट करेंगे। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई बात समझ में, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया भाई। तो नवसृजित जो ये था, जो जम्मू कश्मीर बना था हमारा, वहाँ पे उपराज्यपाल किसे, तो आर के माथुर को यहाँ पे उनका, या गिरीश चंद्र मुर्मू रहे होंगे। आर के माथुर, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। जो आर के माथुर थे उनको कहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया था, लद्दाख का क्या बनाया गया था इनको, आर के माथुर को उपराज्यपाल। अच्छा, सत्यपाल मलिक जी, ये बहुत चर्चा में रहे हैं भाई आजकल, वर्तमान सरकार को परेशान करके रखा हुआ इन्होंने। तो सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे क्या थे, जम्मू कश्मीर के अंतिम तथा 10वें उपराज्यपाल थे। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब ये 370 वाला जो मामला था, तो वहाँ पे उस समय राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी थे, 10वें उपराज्यपाल थे वहाँ पे। ठीक है, तो अंतिम उपराज्यपाल थे ये जम्मू कश्मीर के। उसके बाद जब अलग से बन गया थे तो तब बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद सत्यपाल मलिक जी को वहाँ से हटाकर गोवा का राज्यपाल बना दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री का। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा। ऐसा इसलिए कि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है और इस CDS से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई वर्तमान CDS कौन है, ये तो आपका काम है इसको जानने का। मेरा काम है कि CDS से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रथम तो बिपिन रावत जी थे, है ना, जिनकी जो हवाई जहाज़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उनका जो हवाई जहाज़। तो इनकी आयु सबसे, उनमें अधिकतम आयु CDS के लिए क्या है, 65 वर्ष। यानी 65 वर्ष से अधिक अगर उम्र होगी तो CDS नहीं बन पाएगा। उसके बाद जनरल रैंक के अधिकारी होनी चाहिए। आई बात समझ में, तभी CDS बन पाएंगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी ये कार्य करेंगे। परमाणु कमान प्राधिकरण जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले, तो उसके भी सैन्य सलाहकार के रूप में CDS काम करेंगी। रक्षा योजना समिति, जो रक्षा योजना समिति है उसके सदस्य होंगे। जो भारत सरकार की रक्षा योजना समिति होती है ना, उसके भी CDS सदस्य होंगे। एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करेगा। एकल बिंदु सैन्य सलाह का मतलब समझते हो कि जो तीनों सेनाओं हैं, तीनों सेनाओं को एक साथ जोड़ेंगे, एकल बिंदु सैन्य सलाह प्रदान करेंगी। उसके बाद योजना खरीद व रसद में तालमेल स्थापित करना। जो योजना है रसद खरीद, जो तीनों सेनाओं में किस प्रकार की योजना बननी है, कैसे वहाँ पे खरीद फरोख्त करनी है शस्त्रों की, हथियारों की, और रसद का मीन्स कैसे उनका रसद, जो खाना पीना, कैंटीन कुंटीन जो भी है, तो ये सारी रसद और भी सामग्री आती है रसद में, तो ये सब उसमें तालमेल स्थापित करेंगे कौन, CDS।
तो बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से CDS के क्या कार्य हैं। तो किसके रक्षा मंत्री के क्या होते हैं ये? सैन्य सलाहकार, रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार होते हैं, न कि राष्ट्रपति के। ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होती है। जैसा कि आप जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो समाप्त होने के बाद एक संगठन की स्थापना होती है जिसको हम लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशंस का जो कार्य था वो पूरे विश्व में शांति स्थापित करना था। आगे जाके पूरे विश्व में फिर से लड़ाई हो जाती है और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। फिर से एक नया संगठन बनता है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, UNO। ठीक है। और 1946 ईस्वी में यह अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है वो UNO की एक निकाय के रूप में काम करती है। आई बात समझ में? तो कब हुई थी स्थापना? 1919 ईस्वी में। और UN की जो निकाय के रूप में कार्य करना कब से शुरू किया गया था? 1946 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में शामिल है? तो कौन सी श्रेणी में है? आप जानते होंगे संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है ये। कब हटाया गया था इसे और किस आर्टिकल में जोड़ा गया है ये आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो भारत के गृह मंत्री करेंगे भाई, ये तो आप जानते होंगे। अच्छा, क्षेत्रीय परिषद, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें हैं? वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदें कितने हैं? 6 हो गई शायद, मेरे ख्याल से 6 क्षेत्रीय परिषदें हो गई। सबसे कौन कौन से हैं? एक तो हो गया उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, उत्तरीय क्षेत्र परिषद। एक होता है पूर्वीय क्षेत्र परिषद, पूर्वीय क्षेत्र परिषद। एक होता है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और एक होता है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। 4 तो ये हो गए। एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद। और एक नया बनाया गया शुरुआत में जो ये क्षेत्रीय परिषदें थी इसकी जब स्थापना होती है, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब होती है? ये होती है राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था 1956 का, 1957 को याद रखेंगे इसे, 1957 की स्थापना होती है क्षेत्रीय परिषद की। तो उस समय 5 क्षेत्रीय परिषदें थी। एक और जोड़ा गया जिसको बोला गया नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो वर्तमान में 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाए तो उसके चुनाव माह के भीतर किए जाने चाहिए। तो उसके चुनाव कब कराए जाने चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 माह के भीतर उसके चुनाव कराए जाने चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? 87। भारतीय संविधान की निम्नलिखित किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान मौजूद है? तो दल बदल ये तो यार आप लोग कर ही देंगे, 10वीं अनुसूची में है। दल बदल कब आया था ये? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, समय बहुत हो गया भाई, कितना हो गया और बहुत ज़्यादा समय हो गया। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22। 71वां क्वेश्चन क्या था कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो किसकी गई? पौड़ी और अल्मोड़ा। पौड़ी और अल्मोड़ा की जनसंख्या जो वृद्धि थी वो नकारात्मक थी। उसमें जो सबसे वो था वो अल्मोड़ा था। आई बात समझ में? अल्मोड़ा की सबसे ज़्यादा नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि थी, उसके बाद पौड़ी का था और उसके बाद आता है टिहरी का। तो टिहरी का नकारात्मक तो नहीं था। राज्य की जो दशकीय वृद्धि है वो जो पूरे देश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है उससे ज़्यादा है, 18.81। और जो पूरे देश की है वो कितनी है? 17 मेरे ख्याल से 07 है, 17.07% है। और उत्तराखंड की कितनी? 18.81%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि में देखेंगे हम कि किसकी थी? उधम सिंह नगर की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी, उसके बाद देहरादून की, फिर हरिद्वार की। ठीक है, सबसे कम दशकीय वृद्धि रही पौड़ी में, फिर अल्मोड़ा और टिहरी में। ठीक है, पौड़ी में सबसे कम दशकीय वृद्धि थी। कहाँ से होना है? सबसे ज़्यादा पौड़ी में क्या हुआ था? माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन सबसे ज़्यादा पौड़ी में है। उसके बाद जो सबसे कम दशकीय वृद्धि अल्मोड़ा, फिर टिहरी का नंबर आता है। अगला प्रश्न है 72वां क्या था? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, मेरे ख्याल से इसके बाद नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है तो क्या था? भागीरथी नदी का उद्गम स्थान टॉस। तो ये कट, अच्छा एक बात याद रखना, जो मैंने कट मारा था इसका पता नहीं, ये पेपर पुराना था मेरे पास। तो टॉस नदी का उद्गम क्षेत्र गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है।
याद रखना। तो ये जो ये टिक मार्क है इनको आप सही मत समझना, सही आंसर मैं अभी बताऊंगा आपको, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है सही आंसर। तो टॉन्स नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क। अच्छा याद रखना, जो गोविंद उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क है वो पहला राष्ट्रीय पार्क था 1936 ईस्वी में बना था, कार्बेट नेशनल पार्क, और दूसरा नेशनल पार्क बना था 1980 ईस्वी में, उसका नाम था गोविंद राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा देखेंगे हम यहाँ पे जो भागीरथी, भिलंगना और यमुना जो नदी का उद्गम क्षेत्र है ये गोविंद राष्ट्रीय पार्क से नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का सबसे पश्चिम वाला क्षेत्र है जो कि हिमाचल प्रदेश से टच करता है। अगर गोविंद एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, तो उत्तराखंड का पहला वन्यजीव अभयारण्य है गोविंद वन्य। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में होती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रुड़की, क्योंकि सिडकुल आप देखते हैं क्या है, सिडकुल की फुल फॉर्म स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक है, उत्तराखंड लिमिटेड इस सिडकुल की फुल फॉर्म है। आप लोग लिख लीजिए, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नोट नहीं कर रखा है। तो दो तो देहरादून में होगी, देहरादून में एक है सेलाकुई में, और सेलाकुई में एक है IT पार्क। ठीक है, 2 सितारगंज में हो गए, उधम सिंह नगर, US नगर में 2 हो गए सितारगंज में, एक फेज़ 1 फेज़ 2। ठीक है, और एक हो गया आपका BHEL हरिद्वार, एक आपका पौड़ी में हो गया, पौड़ी यानी कोटद्वार, पौड़ी का कोटद्वार। तो कितने हो गए? 2 को 2 4 1 5 1 6, एक 7वां कौन सा है? 7 है ये, 7वां कौन सा होगा? अच्छा आप लोग देख लीजिए 7वां कौन सा है, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। ठीक है, तो 7 हैं इसके, जो कौन सा स्थान। साथियों यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। आज के पेपर प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको उत्तराखंड PCS 2022 का पेपर प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करवाया, और यहाँ पे पार्ट 4 ये था। ठीक है, पार्ट 4 था। इस टॉपिक में मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि अगर आप किसी भी स्टेट से संबंधित रखते हो और आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे अगर जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है, GS और GK पूछे जाता है, तो GK और GS सभी के लिए एक समान होता है, चाहे वो सेंटर एग्ज़ाम के लिए कर रही हो तैयारी, चाहे आप उत्तराखंड PCS के लिए कर रहे हैं, या उत्तराखंड समूह गौ के लिए, या UP समूह गौ के लिए। तो जनरल स्टडीज़ सब जगह एक जैसा ही पूछा जाता है, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि मैं प्रूव करके भी दे रहा हूँ। अब देखो सेंटर में SSC MTS में यही क्वेश्चन पूछा गया है, वही उत्तराखंड PCS में कई क्वेश्चन, बिहार पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार पुलिस कांस्टेबल में, वही उत्तराखंड PCS में वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तो लगभग एक जैसी ही जनरल स्टडीज पूछता है ना। कभी कभार तो ऑप्शन भी चेंज नहीं करता है आयोग, ये हो जाता है। तो साथियों आपको अगर जनरल स्टडीज़ की कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस सेट करना हो तो इस चैनल पर आपको अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा साइंस बैकग्राउंड के जो छात्र हैं, जैसे उत्तराखंड वन दरोगा में साइंस 100 नंबर का साइंस पूछी जाएगी, तो यहाँ पे भी आप हमारी साइंस की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।